Okay, good morning to all of you. In previous lecture we discussed about what is modulation and सबसे लास्ट में पिछले लेक्चर के हम लोगों ने देखा था why what is the need of modulation, है ना? मॉड्यूलेशन हम टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था. लास्ट में हम लोग देख रहे थे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन. आप लोगों को अगर याद होगा लास्ट लेक्चर का, उसमें मैं बताया था कि देयर आर द वेरियस रीजन because of that we use modulation before transmitting of signal, before transmission of signal, है ना? जब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं सिग्नल को, जब ट्रांसमीटर एंड से सेंड किया जाता है उसके पहले हम मॉड्यूलेशन करते हैं. इसके काफी सारे रीजंस हैं. उसमें मैंने एक आध रीजन आप लोग को बताया था. फर्स्ट रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन क्या था? प्रैक्टिकलिबिलिटी ऑफ एंटीना, है ना? प्रैक्टिकलिबिलिटी ऑफ एंटीना, दैट मींस जो जो टॉपिक मैंने पिछले लेक्चर में बताए थे आज उसी को हम थोड़ा सा ब्रीफ करने वाले हैं. ठीक है. पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारे एंटीना का जो पहला नीड है, फर्स्ट नीड ऑफ एंटीना इज प्रैक्टिकलिबिलिटी, है ना? प्रैक्टिकलिबिलिटी ऑफ एंटीना या प्रैक्टिकलिबिलिटी ऑफ एंटीना मतलब क्या होता है हम लोग देखते हैं. देखिए, there is some relationship between the height of any antenna. There is some relationship between height of any antenna. There is some relationship between height of any antenna and the frequency that is transmitted from one end to another end, है ना? तो जो भी हाइट और एंटीना की जो हाइट होती है और फ्रीक्वेंसी में एक सर्टेन रिलेशन होता है. ठीक है. अब उसी के कारण हमें वो हमारे मॉड्यूलेशन से कैसे इफेक्ट होता है वो आज की क्लास में देखते हैं. ठीक है. तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट था प्रैक्टिकलिबिलिटी ऑफ एंटीना, पहली जो लीड थी प्रैक्टिकलिबिलिटी ऑफ एंटीना, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा. उसको हम प्रूव कर रहे हैं कि कैसे मॉड्यूलेशन से हमारा जो एंटीना का प्रैक्टिकल यूज होता है, हमारे जो एंटीना को हम लोग प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं. ठीक है. देखो, there is some relationship between the height of antenna and frequency. क्या होती है? अगर एंटीना की हाइट h है तो h is directly related with lambda by 4, है ना? यहाँ पे h क्या है? यहाँ पे h है effective height of antenna, here lambda is a wavelength. ठीक है, बात समझ में आई हम लोगों को? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ. दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1. एक और हमारा इक्वेशन होता है लाइट की स्पीड का रिलेशन होता है, आप लोगों को याद होगा. We know that c equals to f lambda. हमें पता है c equals to f lambda, स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पता है. अगर मैं इस सेकंड वाले इक्वेशन से जाऊं, इस वाले इक्वेशन से जाऊं, तो यहां से सीधे सीधे मुझे क्या मिल जाएगा? f equals to c by lambda. बात समझ में? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूं. क्लियर? अब यहां पे c क्या है? जो यहां पे c मेंशन है, व्हाट इज c? c इज द c equals to स्पीड ऑफ लाइट. c क्या है यहां पे? c है लाइट की स्पीड ऑफ लाइट. c क्या है? हमारी लाइट की स्पीड है. इसकी वैल्यू क्या होती है? c की 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. क्लियर आप लोगों के यहाँ पे? वैसे ये लैम्डा हमारी वेवलेंथ होती है, ये हमारी c हमारी फ्रीक्वेंसी होती है. क्लियर? ओके. अब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम जब देखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का हम यूज करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना इक्वल्स टू, अब ये लैम्डा बाय 4 है, लैम्डा की जगह हम लोग क्या पुट अप कर सकते हैं? लैम्डा की जगह हम सीधे c बाय f पुट अप कर सकते हैं ना. लैम्डा को हमने यहां पे पुट अप कर दिया, f को हमने यहां पे पुट अप कर दिया. तो ये जो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट हम इक्वेशन 1 में पुट अप कर सकते हैं. तो इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? c डिवाइड बाय 4f. ये हो जाएगी अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 का यूज करूंगा तो. क्लियर आप लोगों को? जब हम दोनों का यूज करेंगे तो अब अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू रखता हूं, जैसे c की हमें पता है c इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू होती है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड. क्लियर है? नाउ मैंने 4 जो हमारी एक न्यूमेरिक वैल्यू को पुट अप कर दिया. नाउ दिस वन इज द f. नाउ व्हाट इज f? f is the frequency that is transmitted. क्लियर है? f is the frequency that is transmitted. अब थोड़ा सा समझिएगा, f is the frequency that is transmitted. अब थोड़ा सा समझिएगा बेटा. ये है ट्रांसमीटर, ये है हमारा रिसीवर एंड दिस वन इज द चैनल बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. ठीक है. अब कोई भी मैं एक चैनल ले लेता हूं. सपोज आई एम कंसीडरिंग अ सिग्नल. मैं कोई एक सिग्नल ले लेता हूं 3 किलोहर्ट्ज का सिग्नल, है ना? मैंने मैसेज सिग्नल ले लिया 3 किलोहर्ट्ज का. ठीक है. अब मैं इसको ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेज रहा हूं. ये हमारा ट्रांसमीटर और ये है हमारा रिसीवर. अब ये 3 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है. अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में या किलोहर्ट्ज में आएगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारे मैसेज सिग्नल है और उसको हमने मॉड्यूलेट नहीं किया है ना? क्योंकि ये जो किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और जो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है लो फ्रीक्वेंसी रेंज पे काउंट होता है.
क्लियर है? अगर वो मेगाहर्ट्ज में या गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी तब हम वो मॉड्यूलेशन के बाद हमको फ्रीक्वेंसीज मिलती है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 3 किलोहर्ट्ज है ये हमारी एफएम है या फिर आप इसको कह सकते हैं ये हमारे मैसेज की फ्रीक्वेंसी है, मैसेज की फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? जब हमने मॉड्यूलेशन नहीं किया है तब, ठीक, हम ये assumption कर रहे हैं, हम ये assumption कर रहे हैं कि we are consider a message signal whose frequency is 3 kilohertz। ठीक है, मैंने ये कंसीडर किया है कि अगर मैं मॉड्यूलेशन नहीं करता तब क्या होता। अगर मैं मॉड्यूलेशन नहीं करता तो जो एफएम की फ्रीक्वेंसी वो मुझे 3 किलोहर्ट्ज लेना पड़ता। व्हेन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ एफएम इक्वल्स टू 3 किलोहर्ट्ज, हम इसको पुट अप कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको पुट अप कर दिए 3 × 10⁻⁸। अब देखिए क्या होता है, ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बार कैंसिल आउट हुआ, 5 में कैंसिल आउट हुआ। जब आप 10⁻5 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो सीधे सीधे आपको कितना मिल जाएगा, 0 4 से यहाँ पे गया तो ये हो गया 25। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर, बिकॉज ये हाइट है ना, तो 25 किलोमीटर। तो ये हमारी इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना है। ठीक है, अब आप लोग बताइए क्या किसी भी एंटीना की हाइट 25 किलोमीटर रखना पॉसिबल है ना? तो क्योंकि ये जो हाइट ऑफ एंटीना है ये इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रैक्टिकली इस हाइट के एंटीना को माउंट करना पॉसिबल नहीं। बात समझ में? ठीक है, अगर हम लोग मॉड्यूलेशन नहीं करते हैं ना, मॉड्यूलेशन अगर नहीं करते तो जो हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो 3 किलोहर्ट्ज होती है। अगर हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज होती है, एट दैट टाइम द इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना विल बी द 25 किलोहर्ट्ज, 25 किलोमीटर। क्लियर है? और प्रैक्टिकली इस हाइट के एंटीना को माउंट करना, इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं। बात समझ में आई आप लोगों को? अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या हुआ, अब हमारा जो 3 किलोहर्ट्ज था, बेटा ध्यान रखिएगा, अब जो हमारा 3 किलोहर्ट्ज का जो मैसेज सिग्नल था इसको हमने मॉड्यूलेट कर दिया है ना, इसको हमने मॉड्यूलेट कर दिया। अब जब हमने इसको मॉड्यूलेट कर दिया है, अब ये हो गया है 3 मेगाहर्ट्ज का, हमने इसको मॉड्यूलेट कर दिया। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब हमने मॉड्यूलेट किया तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो इनहांस होती है। ठीक है, तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी इनहांस हुई तो जो किलोहर्ट्ज का जो सिग्नल था वो मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? अब हम जब ट्रांसमिट करेंगे अब वो हम मेगाहर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे। बात समझ में? हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हमने विदाउट मॉड्यूलेशन करके देखा कि एंटीना की हाइट क्या आ रही है। अब हमने मॉड्यूलेशन किया तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो गई। अब हम चेक करते हैं कि अब हमारी हाइट क्या आती है। क्लियर है? अब हम क्या पुट अप कर रहे हैं, अब हम सीधे सीधे पुट अप कर रहे हैं जो इफेक्टिव हाइट ऑफ जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हमने पुट अप कर दिया 3 मेगाहर्ट्ज, दैट मींस 3 × 10⁻⁶। क्लियर है? जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हुआ 2 टाइम्स। तो जब हम ये 100 हुआ 4 हुआ तो सीधे सीधे यहां से मुझे इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना मिल गई 25 मीटर। आप लोग ये पूरा नोट कीजिएगा फिर से। सेकंड कंडीशन के लिए जब हम व्हेन वी कंसीडर वी हैव डन मॉड्यूलेशन एट दैट टाइम, जो ये पूरा डेरिवेशन है आप लोग फिर से वापस से नोट कीजिएगा। क्लियर है? सिर्फ उसी में वैल्यू चेंज नहीं करेंगे आप लोग। तो अब आप लोग देखेंगे नाउ आफ्टर मॉड्यूलेशन द इफेक्टिव ऑफ हाइट ऑफ एंटीना विल रिड्यूसेस, है ना? तो जो अब जो नई हाइट है, अब जो इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना है वो हमारी अब हो गई है 25 मीटर। जो पहले मॉड्यूलेशन के पहले हमें कितनी हाइट की एंटीना की जरूरत पड़ रही थी, हमें 25 किलोमीटर हाइट की एंटीना की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन जब हमने फ्रीक्वेंसी को एनहांस किया तो वो जो हाइट ऑफ एंटीना है वो रिड्यूस हो गई 25 मीटर। अब ये 25 मीटर के एंटीना को इंस्टॉल करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बात समझ में? तो क्योंकि 25 मीटर की जो एंटीना है उसको प्रैक्टिकली इंस्टॉल करना पॉसिबल है, इसीलिए ये हमारा पहला मॉड्यूलेशन की नीड हुई कि मॉड्यूलेशन जब हम करते हैं तो वी कैन इंस्टॉल द प्रैक्टिकल हाइट ऑफ एंटीना, है ना? इसके पहले तो जो 25 किलोमीटर की जो हाइट का एंटीना है वो तो प्रैक्टिकल था ही नहीं, वो तो सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस कर सकते थे, तो उससे प्रैक्टिकली काम ही नहीं कर सकते थे। बात समझ में? तो दिस वन इज ऑल अबाउट द फर्स्ट नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, दैट इज वी इंक्रीज द प्रैक्टिकबिलिटी ऑफ एंटीना। हम एंटीना का प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं इफ यू डन मॉड्यूलेशन विद द सिग्नल। बात समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी। ठीक, now we are moving towards the second need। now we are moving towards the second। आपको सेकंड नीड, अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर अटेंड लास्ट क्लास अटेंड की होगी तो सेकंड नीड मैंने क्या दिखाया था, सेकंड नीड मैंने शायद लिखाया होगा आप लोगों को
मिक्सिंग, टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, ऐसा शायद मैंने आप लोगों को सेकंड नीड नोट करवाया होगा, है ना? अगर आप लोग नहीं लिखे होंगे तो नोट कर लीजिएगा। हमारी जो मॉड्यूलेशन की सेकंड नीड होती है कि बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन वी कैन इजीली अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। सेकंड नीड ऑफ एंटीना इज दैट बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन वी कैन इजीली अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, दिस वन इज द सेकंड नीड। फर्स्ट वन प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंटीना, सेकंड वन अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। ठीक है, अब ये जो सेकंड वन मिक्सिंग ऑफ सिग्नल है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा। सपोज वी हैव थ्री सिग्नल्स, है ना? हमारे पास तीन सिग्नल्स है, हमारे पास है M1, हमारे पास है M2, हमारे पास है M3। वी हैव थ्री मैसेज सिग्नल्स, ठीक है? एंड दीस थ्री मैसेज सिग्नल्स are of same frequency, है ना? These three message signals are of same frequency। अब अगर ये same frequency क्या है तो अब मैं इसको frequency spectrum में ड्रॉ कर रहा हूँ। Now what is the mean of frequency spectrum? अगर मैं x एक्सिस को frequency के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करता हूँ तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा frequency spectrum कहलाता है। अगर जो हमारा x एक्सिस है अगर मैं उसको टाइम देता हूँ तो ये जो हमारा frequency spectrum है वो हमारा, अगर टाइम होगा तो वो हमारा टाइम स्पेक्ट्रम कहलाएगा, टाइम एनालिसिस कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को सभी को? ठीक है, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में एक सिग्नल ले रहा हूँ, सपोज मैं एक सिग्नल लिया 20 हर्ट्ज का, 20 हर्ट्ज का एक मैंने सिग्नल लिया, है ना? तो 20 हर्ट्ज का एक मैंने सिग्नल लिया तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे -20। अच्छा, ये बताने से पहले मुझे थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों को ये डाउट आ जाएगा कि मैं सीधे सीधे ऐसे कैसे बना ले रहा हूँ, है ना? देखिएगा, सपोज बेटा वी हैव अ सिग्नल, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। Suppose we have a signal xt equals to a cos omega mt। ध्यान दीजिएगा, suppose we have a signal xt equals to a cos omega t, है ना? अगर यहाँ पे xt लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे xt के रेस्पेक्ट में that means this one is the time domain representation। ठीक है, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। पिछले आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने शायद पिछले सेमेस्टर में पढ़ा भी होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना? तो जब हम लोग इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो जो भी हमारी जब हम लोग इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे ft फोरियर ट्रांसफॉर्म, है ना? जब लोग इसका ft करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये जो टाइम डोमेन है वो हमारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो भी अब रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है x ऑफ ओमेगा, और इसमें बाकी क्या होता है, न्यूमेरिक इसकी वैल्यू क्या माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है, xt into t raised to power minus j omega t dt, ऐसा कुछ हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है ना? तो जब हम लोग xt की वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन करेंगे बेटा, और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तब हमें लास्ट में दो इस कोसाइन के रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, ओमेगा माइनस ओमेगा m t प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा t। ठीक है, और ब्रैकेट के सामने अगर कुछ हमें पाई मिलता है, हम ब्रैकेट के सामने हमें पाई एम्पलीट्यूड मिलेगा, ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। मुझे सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कोसाइन सिग्नल है जब मैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ तो वो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा आता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसको फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम में ड्रॉ करूंगा तो ओमेगा माइनस ओमेगा, दैट मींस ओमेगा माइनस ओमेगा इक्वल्स टू 0, देन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा मिलेगा। बात समझ में? एंड दिस वन इज द डेल्टा सिग्नल, दैट मींस मुझे एक ओमेगा एन एक्स, मुझे एक फ्रीक्वेंसी एक्सिस में एक ओमेगा एन का डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन मिलेगा, और मुझे अब इसको ओमेगा प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0 करूंगा, देन वी गेट ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा, देन वी विल गेट माइनस ओमेगा। ये मुझे एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलेगा। बात समझ में आई आप लोगों को? क्या था इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर बेटा आप लोगों को किसी भी कोसाइन सिग्नल कोसाइन सिग्नल कैसा होता है हमारा कोसाइन सिग्नल, दिस वन इज द कोसाइन सिग्नल, और अगर मैं ऐसा कोसाइन सिग्नल बना रहा हूं तो ये हमारा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इज इट क्लियर? दिस वन इज द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, दिस वन इज द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, this one is the time domain representation, and this one is the frequency domain representation, because we have considered the frequency x axis as frequency here and we have considered x axis as time, है ना? तो जब हम लोग किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग फोरियर फ्रीक्वेंसी एक्सिस का भी यूज करते हैं, हम लोग साथ में टाइम एक्सिस का भी यूज करते हैं।
क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आई? हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सिस का यूज कर रहे हैं, तो ओमेगा हम लोगों ने किसी भी कोसाइन सिग्नल को रिप्रेजेंटेशन का मैं आपको तरीका बताया, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, तो वही मैं आप लोगों को कुछ समझाने जा रहा था, है ना। अब क्योंकि ये एक कोसाइन सिग्नल एक बाउंडेड सिग्नल है, तो मैं इसका शेप कुछ भी यहाँ पे इसके बीच की फ्रीक्वेंसी रेंज में कुछ भी एक इसका शेप प्रोवाइड कर सकता हूँ। शायद मैं इसको ट्रायंगल बना लूँ, चाहे मैं इसको एक सीधे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बना लूँ। सिर्फ मेन है कि हमें इस फ्रीक्वेंसी पे इस सिग्नल को बॉन्ड करके रखना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये क्या फ्रीक्वेंसी एक्सिस में किसी भी कोसाइन सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको सिर्फ बताने के लिए मुझे ये बताना था, तो इसके लिए इतनी जरूरी नहीं है आप लोगों को, जरूरत नहीं। हाँ देखो देखो, सपोज वी हैव 3 मैसेजेस, मैंने 3 मैसेज लिए। एक मैसेज मैंने लिया, बेटा ध्यान देना, एक मैसेज मैंने लिया, सपोज मैंने इसको कह दिया 50 हर्ट्ज, ध्यान दीजिए सभी, दिस वन इज द 50 हर्ट्ज एंड दिस वन इज द -50 हर्ट्ज, है ना, ये हमारी ओमेगा है, ये हमारी माइनस ओमेगा है। क्लियर? मैंने एक दूसरा सिग्नल लिया, अब मैंने इसको मेंशन कर दिया -50 +50, ठीक है, ये हमारी सब सारी फ्रीक्वेंसी रेंज है। एक तीसरा और मैंने सिग्नल लिया, इसका शेप मैंने ऐसे बनाया -50 +50। These are the 3 bonded signals. These are the 3 bonded signals, है ना। ये हमारे 3 मैसेज सिग्नल्स है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे 3 मैसेज सिग्नल्स है। जब इन मैसेज सिग्नल्स को, ये हमारे 3 मैसेज सिग्नल्स है, जब इन सिग्नल्स को सेंड किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे 3 मैसेज सिग्नल है ट्रांसमीटर में, है ना। जब हम इनको सेंड करते हैं, तो क्योंकि ये सारे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, आप यहाँ पे देखिएगा इन सारे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो क्योंकि इन सारे सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जब हमारे एक से ज्यादा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और हम एक चैनल के थ्रू उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो सिग्नल आपस में मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो सिग्नल आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो जो डेटा होती है वो आपस में मर्ज होने के कारण जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी लॉस हो जाती है। बात समझ में आई? जब हमारी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जब एक ही फ्रीक्वेंसी के एक से ज्यादा डेटा ट्रांसमिट होते हैं एक चैनल से, तो ड्यू टू मर्जर ऑफ द सिग्नल जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी लॉस हो जाती है। बात समझ में आई? तो जब हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी, इसी को हम कहते हैं मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, है ना। ये एरर क्यों आया, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, क्योंकि एक से ज्यादा सिग्नल्स की हमारी सेम फ्रीक्वेंसीज थी। बात यहां तक क्लियर आप लोगों को? तो अगर ऐसा कुछ हो गया तब हम क्या करें? अब अगर ऐसा कुछ हो गया तब हम क्या करें? इस समय भी हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है। अब मॉड्यूलेशन में क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे 3 अलग-अलग कैरियर फ्रीक्वेंसीज का यूज करेंगे, है ना। हम यहाँ पे यूज करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी नंबर 1, हम यहाँ पे यूज करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी नंबर 2, हम यहाँ पे ये यूज करेंगे कैरियर फ्रीक्वेंसी नंबर 3, है ना। हम यहाँ पे 3 कैरियर फ्रीक्वेंसीज का यूज कर रहे हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी नंबर 1, कैरियर फ्रीक्वेंसी नंबर 2, कैरियर फ्रीक्वेंसी नंबर 3। अब ये कैरियर फ्रीक्वेंसी कहां से आती है? मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था, कैरियर फ्रीक्वेंसी की जरूरत कब पड़ती है? जब हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारा मैसेज सिग्नल था, ये मॉड्यूलेटर है ना, ये मॉड्यूलेटर है। तो हमने क्या किया, पहला वाला जो मैसेज सिग्नल है उसको एक कैरियर फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट किया, दूसरा वाला जो मैसेज सिग्नल है उसको एक दूसरी कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट किया, और जो हमारा थर्ड वाला जो मैसेज सिग्नल है उसको हमने तीसरी कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट किया। बात समझ में आई? तो जब हम कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ में अपने, और ये जो तीनों कैरियर फ्रीक्वेंसीज है ये सब अलग-अलग है, बात समझ में आई? ये तीनों कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है, तो आप इसको सीधे-सीधे समझ सकते हैं। दिस वन इज द FC1, दिस वन इज द FC2 एंड वी कंसीडर द लास्ट वन इज द FC3। क्लियर है? हम यहाँ पे 3 अलग-अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी लिए, FC1, FC2 एंड द FC3, ठीक है। जब 3 अलग-अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी से हम इसको मॉड्यूलेट करेंगे, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, -50 से लेकर 50 वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी शिफ्ट हो जाएगी, किसके अराउंड शिफ्ट हो जाएगी? ये हमारे इस FC1 के अराउंड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और सेम जो हमारी ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी अब वो किसके अराउंड शिफ्ट हो जाएगी? वो FC2 के अराउंड शिफ्ट हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन में ये जो हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो किसके अराउंड शिफ्ट हो जाएगी? वो FC3 के अराउंड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि FC1, FC2 और FC3 डिफरेंट है, तो इसलिए तीनों फ्रीक्वेंसी के जोन भी चेंजेस हो जाएंगे, तीनों फ्रीक्वेंसी के जोन भी अलग-अलग हो जाएंगे।
बात समझ में? अच्छा, जो मैं आप लोगों को अभी बोल रहा था कि जब हम लोग मैसेज सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है। मैं इसी को थोड़ा सा आप लोगों को डेरिवेशन वाइज बता देता हूँ, है ना? मैं इसी को थोड़ा सा आपको डेरिवेशन वाइज बता देता हूँ कि ये वो कैसा रहा है आखिर। कि जब हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं, कैरियर फ्रीक्वेंसी से अपने मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं, तो जो मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी हमारी शिफ्ट हो जाती है, होता कैसा है? देखो, suppose we consider a random message signal as cos of fmt, है ना? मैंने एक मैसेज सिग्नल ले लिया cos of fmt, और मैंने कैरियर सिग्नल ले लिया cos of fct। ध्यान देना सभी, है ना? सपोज ये जो हमारा पहला मैसेज सिग्नल है, इसकी फ्रीक्वेंसी fmt, इसके साथ में कैरियर सिग्नल fct का मिक्सिंग करने जा रहा हूं, एक कैरियर सिग्नल की मिक्सिंग करने जा रहा हूं। तो कैरियर सिग्नल की जब हम दोनों की मिक्सिंग करते हैं तो मिक्सिंग के बाद जो सिग्नल बनता है, दिस विल बी नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना? तो ये कैसे मिक्सिंग हो रही है? सपोज ये मैंने xt ले लिया, ये मैंने ct ले लिया, सिर्फ आप लोगों का भी मिक्सिंग बता रहा हूं, है ना? आप लोगों को सिर्फ हम मिक्सिंग बता रहे हैं कि मिक्सिंग कैसे हो रही है, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी और मैसेज सिग्नल आपस में कैसे मिक्स हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे शिफ्ट हो रही है, सिर्फ ये बताने जा रहा हूं। cos of 2 pi cos of fmt cos of 2 pi fmt cos of 2 pi fct, है ना? जब अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, दोनों को मिक्स करने जा रहा हूं, तो देखिए क्या होगा, cos of 2 pi fct मल्टीप्लाइड विद cos of 2 pi fmt। सीधी सी बात है, cos से cos भी वाला फॉर्मूला हो गया, 1/2 का मल्टीप्लिकेशन एंड 1/2 का को डिवीजन के फॉर्म में लिखा, 2/2 का जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया तो 2 cos a cos b का क्या हो जाता है, 2 cos a cos b इक्वल्स टू हो जाता है cos a plus b plus cos a minus b। तो सीधे सीधे जो हमारी fm फ्रीक्वेंसी थी, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी मैसेज की फ्रीक्वेंसी पहले fm थी, अब हमारी नई फ्रीक्वेंसी बैंड आ जा रही है fc plus fmt, है ना? 2 pi fc plus fmt। ध्यान दीजिएगा, cos of 2 pi fc plus fmt, cos of 2 pi fc plus fmt, cos a minus b, that is cos of 2 pi fc minus fmt, cos of 2 pi fc minus fmt। These are the two frequencies। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो फ्रीक्वेंसी पहले बेटा मेरी सिर्फ और सिर्फ f थी, fm थी, अब वो कितनी शिफ्ट हो गई है? अब वो fc के अराउंड शिफ्ट हो गई है। जो फ्रीक्वेंसी मेरी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मेरी fm थी, वो किसके अराउंड शिफ्ट हो गई है? एक वो fc के अराउंड प्लस में शिफ्ट हुई है, एक fc और के अराउंड माइनस में शिफ्ट हुई है। कैसे? जब मैं इसकी वैल्यू को 0 पुट अप करता हूं, व्हेन वी कंसीडर fc plus fm equals to 0, तो हमें fc equals to क्या मिल गया? fc equals to minus fm मिल गया। बात समझ में? वैसे अगर मैं यहाँ पे पुट अप करूं fc equals to fc minus fm equals to 0, तो यहाँ पे fc equals to क्या मिल गया मुझे? यहाँ पे fc equals to यहाँ पे प्लस fm मिल गया। बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड मेरा पहले 0 पे सेंटर्ड था, है ना? जो फ्रीक्वेंसी बैंड मेरा पहले 0 पे सेंटर्ड था, जो फ्रीक्वेंसी बैंड पहले मेरा 0 पे सेंटर्ड था, आफ्टर मॉड्यूलेशन वो हमारा कैसे चेंज हो गया बेटा? ध्यान देना, ये पहले मेरा 0 पे सेंटर्ड है ना, 0 के पहले 50 हर्ट्ज, 0 के बाद में 50 हर्ट्ज, लेकिन जब मैं किसी fc1 कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ इसका मॉड्यूलेशन कराता हूं, तो अब ये 0 के अराउंड सेंटर्ड नहीं होगा, अब ये होगा किसी एक फ्रीक्वेंसी fc1 के अराउंड सेंटर्ड होगा, है ना? तो fc1 से 50 हर्ट्ज इधर और fc1 से 50 माइनस 50 हर्ट्ज पीछे, है ना? fc1 माइनस fm, fc1 प्लस fm, यहाँ पे दो हमें अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड मिल रहा है। तो जो बैंड मेरा पहले वहां पे था, अब वो बैंड मेरा पहले यहाँ पे था, अब वो शिफ्ट होके हमारे इस तरफ आ गया, इस बैंड में आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को? वैसे जब हम इसको किसी fc2 फ्रीक्वेंसी के साथ हम मॉड्यूलेट करेंगे, जब हम किसी इसको fc2 फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेट करेंगे, तब क्या हो जाएगा? वो fc2 के अराउंड, इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50-50 थी, तो यहाँ पे भी मैंने 50 ले लिया, यहाँ पे मैंने -50 ले लिया, और इसका जो भी शेप है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे इसके शेप को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, ये जो रेंज है ये अलग है, ये जो रेंज है ये अलग है, तो अब मिक्सिंग की कोई बात ही नहीं, दोनों की फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग है। वैसे जब मैं थर्ड वाले को जब मैं मॉड्यूलेट करूं, थर्ड वाले को मैंने fc3 के साथ मॉड्यूलेट किया है, जब मैं थर्ड वाले को fc3 के साथ मॉड्यूलेट किया, सपोज द fc3 फ्रीक्वेंसी इज हियर, और यहाँ पे मैंने 50 ले लिया, यहाँ पे मैंने -50 ले लिया,
तो उसका शेप जो भी है उसके शेप को मैंने बना दिया है ना। तो अब आप देखेंगे कि अब जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं, अब जितने भी हमारे मैसेज सिग्नल थे, सब हमारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड को यूज कर रहे हैं। जितने भी हमारे फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं, अब वो सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को यूज कर रहे हैं, और क्योंकि वो सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस को यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगी, है ना। तो सो दिस वन इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ, दिस वन इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, है ना। नोट कर लीजिएगा, दिस वन इज द सेकंड एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब इसके बाद का एक एडवांटेज, इसके बाद की और भी एडवांटेज है। पहले ये दो को आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ, एक दो कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। फूरियर जो बताया उसी के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी डायग्राम कैसे बनाना है। देखो बेटा, जब किसी भी सिग्नल को, देखो किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के, सभी ध्यान दीजिएगा, किसी भी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, है ना। एक तो उस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्सिस को टी मान के, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ आई। जब हम किसी सिग्नल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन हो गया। कभी किसी एक्सिस को हम लोग अगर f लेके रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक्सिस को अगर हम लोग f लेके रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना, किसी एक्सिस को हम लोग f लेके रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है। किसी भी सिग्नल को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी भी सिग्नल को दो डोमेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब अगर हमारा सिग्नल टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए हमें करना होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके लिए हमें क्या करना होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज करके दो अलग-अलग यूनिट्स हैं, वहां पे आप लोगों को स्पेसिफिक मेंशन किया जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला होता है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू होता है x ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ x ऑफ ओमेगा xt इनटू e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा t e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा t dt। तो जो भी हमारा टाइम डोमेन वाला सिग्नल होता है ना बेटा, उसको उसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट अप करते हैं, फिर इसको इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। जब इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं ना, तब लास्ट में हमें फ्रीक्वेंसीज की कुछ वैल्यू मिलती है। तो जो फ्रीक्वेंसीज की हमें वैल्यू मिलती है, जब हम लोग उसको फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, तब हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलता है। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी करना पड़ेगा। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म अलग से एक यूनिट है, मेरे ख्याल से आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट में ये फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग पढ़ेंगे। शायद सिग्नल सिस्टम में आप लोगों के आगे की यूनिट्स में आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज पूरा रहेगा, है ना। वहां पे आप लोगों को पूरा कि यहाँ पे हम लोगों ने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, ये आप लोगों को पूरा पूरा डेरिवेशन रहेगा आप लोगों का, है ना। अगर मैं यहाँ पे पूरा डेरिवेशन करूंगा तो मैं जो मेन कोर है, मुझे जो मेन नीड बतानी है, वो मेरा छूट जाएगा टॉपिक। ठीक है, इसीलिए मैंने सीधे सीधे किसी भी कोसाइन सिग्नल को डायरेक्ट फंक्शन से, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ओके। थर्ड, सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, समझने में टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा धीरे कर देता हूँ। चलो थोड़ा सा धीरे करो, इंक्रीज करते हैं ना। थर्ड हमारा है बेटा, थर्ड मेरी नीड है, थर्ड मेरा नीड है बेंडिंग फैक्टर, है ना। मेरे ख्याल से आप लोगों को जो मैंने लास्ट क्लास में नोट करवाया होगा, थर्ड मैंने आप लोगों की नीड ऑफ मॉड्यूलेशन नोट कराई होगी कि जो भी हमारी मॉड्यूलेशन से, जो भी हमारे ट्रांसमिशन की जो रेंज है, वो हमारी इंक्रीज हो जाती है ना। इसको कोई प्रूव करने की अलग से जरूरत नहीं है, आप ऐसा सीधे समझ जाइएगा कि कोई भी कैरियर सिग्नल होता है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का यूज करते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नॉइस के लिए इम्यून होता है, नॉइस उसको कम इफेक्ट कर पाती है ना। तो इजिली वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो जाता है। बात समझ में है। और क्योंकि जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसको नॉइस भी कम इफेक्ट कर पाती है, तो वो नॉइस के लिए भी ज्यादा इम्यून रहता है। ठीक है, और मुझे अगर एक एडवांटेज आप लोगों को और बतानी है, एक अगर मुझे नीड आप लोगों को और बतानी है, एक नीड आपकी और हो सकती है बेंडिंग फैक्टर, है ना भैया। उसको नैरो बेंडिंग, वाइड बेंडिंग समझा जाता है। मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, है ना, मुझे लग रहा है कि ज्यादा फास्ट हो जा रहा है आप लोगों को समझ में। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा जो हमारी नीड होती है मॉड्यूलेशन की, वो आप लोग नोट कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन, तीसरी जो नीड होती है वो आप लोग नोट कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स वाइड बैंड, वाइड बैंडिंग इनटू
wide bending into narrow bending signal, wide bending into narrow bending signal, ठीक है। मॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स वाइड बेंडिंग इनटू नैरो बेंडिंग सिग्नल, ठीक है। अब ये कैसे होता है बेटा वो हम लोग देखते हैं। मॉड्यूलेशन कन्वर्ट्स वाइड बेंडिंग इनटू नैरो बेंडिंग सिग्नल। देखो बेटा होता क्या है, एक सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद मैं इसको प्रैक्टिकली आप लोगों को बताऊंगा होता क्या। देखो बेटा बेंडिंग फैक्टर एक पैरामीटर होता है ना, मैंने एक पैरामीटर नोट किया दैट इज नोन एज बेंडिंग फैक्टर, है ना। मैंने एक पैरामीटर नोट किया बेंडिंग फैक्टर। बेंडिंग फैक्टर इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी और नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी। इसको आप लोग और समझने के लिए इसको आप लोग समझ सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड डिवाइड बाय लो फ्रीक्वेंसी बैंड, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड डिवाइड बाय लो फ्रीक्वेंसी बैंड, ठीक है। वो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड डिवाइड बाय लो फ्रीक्वेंसी बैंड। अब ध्यान देना भाई सभी, कोई भी सिग्नल है, ये सपोज एक सिग्नल, ध्यान दो सभी, ध्यान दीजिएगा। सपोज मैं एक सिग्नल लिखा हूं cos ओमेगा nt, ये हमारा टाइम डोमेन में कोई भी मैसेज सिग्नल है ना। जब मैं इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखूंगा, ये हमारा टाइम डोमेन में सिग्नल है, टाइम डोमेन वाला सिग्नल है, ये कुछ ऐसा। बात समझ में आई है। अब जब हम इस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा एम है तो एक यहाँ पे प्लस ओमेगा एम हो जाएगा और एक यहाँ पे माइनस ओमेगा एम हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा, ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको कहा जाता है यूएसबी। क्या कहा जाता है इसे? दिस वन इज नोन एज यूएसबी। USB stands for upper sideband. USB stands for upper sideband, and this one is the known as LSB. Now, what is the meaning of LSB? LSB stands for low frequency band or low sideband. This one is the upper sideband. This one is the lower sideband. बात समझ में? तो जब भी कोई भी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगी, डेफिनेटली उसका एक अपर साइड बैंड होगा, उसका एक लोअर साइड बैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपर साइड बैंड होता है इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी बैंड भी कहते हैं, और जो हमारा लोअर साइड बैंड होता है दैट वन इज आल्सो नोन एज लो फ्रीक्वेंसी बैंड, है ना। ये हमारी वाइड जो अपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड कह दिया, जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसको नैरो बैंड कह दिया मैंने। क्लियर है यहाँ पे? चलिए ध्यान दीजिएगा। सपोज मेरा सिग्नल है, सपोज ध्यान दीजिएगा, सपोज मेरा जो सिग्नल है मैंने इसको मेंशन कर दिया भाई यहाँ पे, मैंने सपोज अपने सिग्नल को मेंशन कर दिया, ये मैंने मेंशन कर दिया -20 से लेकर 20 वाला हमारा सिग्नल था। ध्यान दो सभी, ये मेरा सिग्नल था -20 से लेकर 20, इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, ध्यान देना, है ना। इसको मैंने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया तब मैं इसको क्या कहा मैंने, यहाँ से मैंने इसको 10 कह दिया और यहाँ से मैंने इसको 50 कह दिया, है ना। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे 20 माइनस ऑफ -20 इक्वल्स टू 40, और यहाँ पे 50 माइनस 10 इक्वल्स टू 40, तो मैं उसको ऐसा शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। ये सारी प्रॉपर्टीज, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज, टाइम जो हमारे टाइम के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज रहती है, ये सारी हम लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे आगे, है ना। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिए मैंने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अपने सिग्नल को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, क्यों? ताकि मैं आप लोगों को इजीली नैरो और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड समझा पाऊँ, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो हमारी अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू हो गई हमारी 50, बात समझ आई। और जो लोअर साइड बैंड है इसकी वैल्यू हमारी हो गई 10, है ना। तो अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड किया तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई बेंडिंग फैक्टर की? बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू हमारी आ गई 5। बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 5, है ना। अब बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू 5 आई, इसका क्या मतलब है? सभी ध्यान से सुनिएगा, काफी कॉन्सेप्चुअल है। बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू जो 5 आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि देखो होता क्या है कि जब भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हमें एक ये हमारा वो टावर के ऊपर एंटीना होता है ना। तो जब भी हम लोग किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो उसके लिए हमें एक एंटीना की जरूरत पड़ती है ना, जो हमें हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, प्रोपोगेट करता है। क्लियर? अब अगर यहाँ पे बेंडिंग फैक्टर 5 आ रहा है, अब अगर यहाँ पे बेंडिंग फैक्टर 5 आ रहा है इसका मतलब ये हुआ
कि 10 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए हमें यहाँ पे एंटीना की 5 डिफरेंट हाइट्स चाहिए। बात समझ में आई? मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू 5 आ रही है इस और तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पे एक वेरिएबल हाइट का एंटीना चाहिए, क्योंकि एक हाइट के एंटीना से हम इस रेंज की इस 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सभी को क्लियर हुआ? ये हम यहाँ पे 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यहाँ तक सभी को, है ना? यहाँ पे ये जो बीच का हमारा बैंड है ये हमारा 50 और इसके बीच का जो बैंड है ये हमारा 30 है ना? 30 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 20 हर्ट्ज आगे है और 30 के करस्पॉन्डिंग 20 हर्ट्ज पीछे है यहाँ पे, है ना? ये कुछ ऐसा मैंने बनाया है। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग करने जा रहे हैं मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन में हम लोग जानते हैं कि मॉड्यूलेशन जब भी हम लोग करते हैं हम लोग किसी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अपने मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। तो जब भी किसी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ अपने मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है तो जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होता है, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होता है उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के अराउंड टर्न ऑफ हो जाता है, उस कैरियर फ्रीक्वेंसी के अराउंड शिफ्ट हो जाता है ना? सपोज अगर मैं अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट करने जा रहा हूँ 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से, ध्यान देना सभी, अगर मैं अपने मैसेज सिग्नल को 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अराउंड मॉड्यूलेट करने जा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी जो भी हमारा यहाँ पे मैसेज सिग्नल 30 के अराउंड भी यहाँ पे आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, अब वो 1 मेगाहर्ट्ज के अराउंड सिमेट्रिक दिखेगा, है ना? तो जब हम लोग 1 मेगाहर्ट्ज कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, जो मेरी कैरियर फ्रीक्वेंसी हुई वो मेरी 1 मेगाहर्ट्ज हुई और यहाँ पे मेरा 50 हर्ट्ज, यहाँ पे मेरा 20 हर्ट्ज आया, मतलब 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 20 कितना हो जाएगा? 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 20 हर्ट्ज। और यहाँ पे लोड साइड कितना हो जाएगा? लोड साइड हो जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज माइनस 20। दो अलग-अलग अब मेरे यहाँ पे जो हमारी बैंड थे अब वो हमारे 1 मेगाहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी का अराउंड शिफ्ट हो गए, है ना? अब अगर मैं यहाँ पे बेंडिंग फैक्टर निकालूंगा तो सेम यहाँ पे अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी हुई 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 20, लोअर साइड बैंड हुआ 1 मेगाहर्ट्ज माइनस 20। तो जब मैं यहाँ पे अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की वैल्यू को पुट अप करूंगा 1 मेगाहर्ट्ज प्लस 20 और डिवाइड बाय 1 मेगाहर्ट्ज माइनस 20, तो मॉड्यूलेशन के बाद जो हमारा बेंडिंग फैक्टर मिलेगा वो नियरली मेरा 1 के अराउंड मिलेगा, है ना? तो वो नियरली मेरा किसके अराउंड मिलेगा? वो नियरली हमारा 1 के अराउंड मिलेगा। तो अगर वो नियरली हमारा 1 के अराउंड मिल रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मॉड्यूलेशन कर दिए, जब हम अपने मैसेज सिग्नल को इस कैरियर फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट कर दिए, तब एक फिक्स्ड हाइट के एंटीना से ही हम पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आई? अगर मैं मॉड्यूलेशन नहीं करता तो पहली बात मुझे ज्यादा हाइट के एंटीना की जरूरत पड़ती, दूसरा जो एंटीना की जरूरत पड़ती उस एंटीना की हाइट भी मुझे वेरिएबल लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू है यहाँ पे 5 आ गई है। अगर बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू 5 आई है दैट मींस हमें अलग-अलग लेंथ की हमें एंटीना की जरूरत पड़ेगी तब पूरी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर पाते हैं। ठीक है? अब उतने हाइट में बार-बार एंटीना की हाइट को चेंज करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना? तो इसलिए हम क्या करते हैं? मॉड्यूलेशन करते हैं। तो मॉड्यूलेशन करने से क्या हुआ कि जो भी हमारा बेंडिंग फैक्टर आया वो नियरली अराउंड 1 आया, है ना? नियरली अराउंड बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी आई? बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू नियरली अराउंड 1 आई। नियरली अराउंड 1 आ रही है, इसका सीधे-सीधे मतलब है कि हमें एक फिक्स्ड हाइट के एंटीना की जरूरत पड़ेगी। एक फिक्स्ड हाइट के एंटीना से हम पूरी की पूरी इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर कर पाएंगे। बात समझ में? So this one is the one of the advantage of modulation, that modulation converts a void banding into narrow banding, है ना? ये हमारा एक मॉड्यूलेशन का ये एडवांटेज है कि मॉड्यूलेशन करने से जो हमारे वेरिएबल हाइट का एंटीना है उसकी जरूरत खत्म हो जाती है। हम एक फिक्स्ड हाइट के एंटीना से ही हम अपने इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को उस पूरे के पूरे मैसेज फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को ट्रांसमिट कर पाते हैं। बात समझ आई? और अगर ये पूछा जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है तो आप लोग सीधे-सीधे बता सकते हैं, we know that there is a bending factor, this bending factor is directly related with the height of antenna, है ना? अगर ये हमारी बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू अगर 1 आती है इसका मतलब ज्यादा रेंज से लेकर कम रेंज तक की जितने भी फ्रीक्वेंसी है सबको हम लोग एक ही हाइट के एंटीना से ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर ये बेंडिंग फैक्टर की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, 5 आती है, 6 आती है, कुछ भी आती है, इसका मतलब ये हुआ कि एक हाइट के एंटीना से उतने सारे रेंज की फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर नहीं हो सकती। उस समय हमें वेरिएबल हाइट के एंटीना को यूज करना पड़ेगा। बात समझ में? तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन हमारे वेरिएबल हाइट के एंटीना का यूज को अवॉइड करता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके।
नोट कर लीजिएगा, ये जो हमारा सेकंड है, अगर मैं मिटा रहा हूं आप लोग वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे एडवांटेज हो गए। अब इसके बाद एक और एडवांटेज हम लोग मॉड्यूलेशन का देख सकते हैं। एक और एडवांटेज है मॉड्यूलेशन का, एक और एडवांटेज मॉड्यूलेशन का क्या एडवांटेज बोल सकते हैं, क्या एडवांटेज बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन का? मॉड्यूलेशन का एक एडवांटेज आप लोग बोल सकते हैं, बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन वी कैन ट्रांसमिट सेवरल सिग्नल बाय यूजिंग अ सिंगल चैनल, है ना। इसको आप लोग दूसरे टर्म्स में आप लोग इसको टेक्निकल टर्म में इसको कह सकते हैं, by using modulation we can multiplex several signal for transmission of these signals into a single channel, है ना। अगर मेरे पास एक से ज्यादा सिग्नल्स हैं उनको एक चैनल से भेजना है, आप अच्छा आप लोग मल्टीप्लेक्सर जानते हैं क्या? आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने डिजिटल में मल्टीप्लेक्सर पढ़ा होगा। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट होता है जिसका यूज किया जाता है जब हमारे पास एक से ज्यादा इनपुट होते हैं और हमें उसको एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करना होता है ना। तो जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं ना बेटा, तो मॉड्यूलेशन करने से हम लोग बहुत सारे सिग्नल्स को एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर पाते हैं। बात समझ में? सो इसी को हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। तो बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल भी कर सकते हैं। बात समझ में? सो दिस वन इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन की कितने सारे नीड हो गए, कितने सारे एडवांटेज हो गए? इट कन्वर्ट्स वाइड बैंड इनटू नैरो बैंड, it reduces the height of antenna, it reduces the mixing of signal, ये मल्टीप्लेक्सिंग प्रोवाइड करता है, लार्ज डिस्टेंस तक सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है, नॉइस एनकोडिंग को अवॉइड करता है। जितनी हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी से अपने सिग्नल को मॉड्यूलेट करेंगे उतनी नॉइस के हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। सो these all are the advantages of modulation, है ना। तो अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, तो ये वाले लेक्चर में जितना भी पोर्शन हुआ सब आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपको प्रूव करना है कि आप प्रूव कीजिए कि कैसे आप कह सकते हैं कि मॉड्यूलेशन करने से हाइट ऑफ एंटीना रिड्यूस हो जाती है, तो आपको वो फर्स्ट वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा जहां पे मैंने बताया था कि इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना इज डायरेक्टली रिलेटेड विद लैम्डा वेवलेंथ एंड h इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, है ना। अगर आप बताते हैं कि ये हमारा मॉड्यूलेशन है वो वाइड बैंड सिग्नल को नैरो बैंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, बैंडिंग फैक्टर को रिड्यूस करता है, सीधे सीधे आप मेंशन कीजिएगा कि मॉड्यूलेशन रिड्यूसेस द बैंडिंग फैक्टर, है ना। तो आप बताएंगे बैंडिंग फैक्टर रिड्यूस करने से क्या होता है? बैंडिंग फैक्टर रिड्यूस करने से जो वेरिएबल हाइट के एंटीना की जरूरत होती है वो कम हो जाती है, वो हट जाती है ना। अगर बैंडिंग फैक्टर की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब एक हाइट के एंटीना से ही मैं उस पूरे रेंज की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट कर सकता हूं, है ना। अगर बैंडिंग फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं आती, दैट मींस हमें एंटीना की हाइट को वेरी करना पड़ेगा उस पूरी फ्रीक्वेंसी के रेंज को सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। इसका भी हम लोगों ने अभी डेरिवेशन देखा, है ना। मिक्सिंग ऑफ सिग्नल अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि प्रूव दैट हाउ मॉड्यूलेशन अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, तो आपको ये वही बताना जो मैंने सेकंड टाइम में बताया था आप लोगों को। सपोज देयर आर द 3 मैसेज सिग्नल, सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है ना। सभी की फ्रीक्वेंसी क्या है? सभी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है ना। पहले की 50 हर्ट्ज, दूसरे की 50 हर्ट्ज, तीसरे की भी 50 हर्ट्ज। तो जब हम उसको एक चैनल के थ्रू ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? वो सब आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो इसके कारण हमें क्या करना होगा? हम इसको 3 अलग-अलग ट्रेन में बैठा देंगे, है ना। हम इनको 3 अलग-अलग ट्रेन में बैठा देंगे, एक को अलग ट्रेन में बैठाएंगे, एक को अलग ट्रेन में बैठाएंगे, एक को अलग ट्रेन में बैठाएंगे। अब अगर जब तीनों को अलग-अलग ट्रेन में बैठाएंगे, जब तीनों को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट करेंगे, तो जब तीनों को अलग-अलग फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट करेंगे तो फिर मिक्सिंग का कोई सवाल ही नहीं होता। बात समझ में आई सभी को? ठीक है। मॉड्यूलेशन सीधे सीधे बेटा आप लोग समझो कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी 0 के अराउंड है, अगर मैं यहाँ पे 50 है, यहाँ पे मेरा -50 है, मैंने मॉड्यूलेशन अभी नहीं किया है ना। तो जब मैं मॉड्यूलेशन करूंगा तो क्या होगा? अगर मैं 1 मेगाहर्ट्ज के कैरियर सिग्नल से मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, अगर मैं 1 मेगाहर्ट्ज के कैरियर सिग्नल से मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, तो ये जो 0 है ना, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 मेगाहर्ट्ज। और 1 मेगाहर्ट्ज के अराउंड यहाँ पे 50, 1 मेगाहर्ट्ज के अराउंड यहाँ पे -50। बात यहाँ तक समझ में आई? तो जो भी हमारी सिमेट्रिकल सिग्नल होता है, जो पहले 0 के अराउंड था, अब वो 1 मेगाहर्ट्ज के अराउंड हो जाएगा, है ना। तो यही हमारी सारी प्रॉपर्टीज है, यही हमारी सारी नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। ठीक है। तो इसके बाद वाला जो लेक्चर रहेगा, इसके बाद वाली जो क्लास रहेगी, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद हम लोग अगले जो लेक्चर है उससे हम लोग पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो आज तक की जितने भी क्लास हुई है बेटा, जो 2 या 3 लेक्चर हुए, मैं अभी 5 मिनट बचा हुआ है, मैं थोड़ा सा समराइज कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को कम्युनिकेशन की कुछ बेसिक डेफिनेशन बताई थी, है ना, कि कम्युनिकेशन इज अ वे टू ट्रांसमिट अ सिग्नल फ्रॉम वन एंड टू अनदर, है ना। जब हम किसी भी एक सिग्नल को, किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। यही मैंने बताया था आप लोगों को कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन को डिवाइड करना हो तो बहुत सारे बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे, बहुत सारे वेज होते हैं जिसके बेसिस पे हम अपने कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हाइट के बेसिस पे, ट्रांसमीटर और रिसीवर की हाइट के बेसिस पे, है ना, ट्रांसमीटर और रिसीवर कितनी डिस्टेंस में, कितनी हाइट में आपस में जुड़े हुए हैं, कितनी डिस्टेंस में रिसीवर है ट्रांसमीटर के, उसके बेसिस पे मैंने लो डिस्टेंस हाई डिस्टेंस बताया था। फिर किस टाइप की फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं हम लोग, लो फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं तो लो डिस्टेंस कम्युनिकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी का यूज कर रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन को बेस बैंड कम्युनिकेशन कहा जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन को बैंड पास कम्युनिकेशन कहा जाता है ना। फिर मैं बताया था अगर ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच का चैनल अगर ओपन एयर है तो इस टाइप के ओपन एयर चैनल को हम लोग कहते हैं वायरलेस चैनल। अगर दोनों के बीच में एक वायर्ड मीडियम है तो दैट वन इज नोन एज वायर्ड चैनल, वायर्ड कम्युनिकेशन। बात समझ में आई आप लोगों को। फिर मैं बताया था कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है उसके बेसिस पे हम कम्युनिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो एनालॉग कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया। बताया था मैंने इस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। फिर सेकंड लेक्चर में मैं स्टार्ट किया था एनालॉग कम्युनिकेशन से। मैंने बताया था कि जब हम एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं किसी भी ट्रांसमीटर के थ्रू तो इस टाइप का कम्युनिकेशन को एनालॉग कम्युनिकेशन कहा जाता है। इस सेमेस्टर में जितना भी हमें स्टडी करना है बेटा, पूरा का पूरा हमें इसी टाइप के सिग्नल को स्टडी करना है। ट्रांसमीटर हमेशा एनालॉग सिग्नल ही ट्रांसमिट करेगा, है ना। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन कहेंगे, जिसको हमको इस सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है। ब्लॉक डायग्राम्स भी आप लोगों को बताया था कि कम्युनिकेशन में कौन कौन से ब्लॉक डायग्राम होते हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं जहां पे मैंने ब्लॉक बनाया था, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, डेस्टिनेशन, सब मैंने बनाया था। आप लोग एक बार जाके वहां पे देख लीजिएगा, है ना। फिर मैं आप लोगों को बताया था कि चलो जब कम्युनिकेशन हो जाता है बेटा तो हमें लोअर डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तब हम अपने मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होता है। तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट अप करने के प्रोसेस को ही कहा जाता है, मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बूस्ट अप करने के प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है। मैंने बताया था कि एनालॉग कम्युनिकेशन में 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकंड वन इज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, थर्ड वन इज द फेज मॉड्यूलेशन। हो गया। ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि एनालॉग मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टार्ट करने से पहले फिर मैंने मॉड्यूलेशन को डिफाइन किया था आपको कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कैन ट्रांसमिट लो फ्रीक्वेंसी, वी कैन मर्ज अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विद अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल टू ट्रांसमिट अ हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, है ना। इसकी आइडियल डेफिनेशन मैंने बताया था आप लोगों को। अगर मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करता हूं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियड सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल, है ना। या मैं कह सकता हूँ इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, है ना। एट द टाइम अदर पैरामीटर्स सच एज फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर कांस्टेंट, है ना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सिर्फ कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेगा, है ना। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है बेटा पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर बात, फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फिर मैंने बताया था मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन व्हिच एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी एंड फेज आर कांस्टेंट, बताया था। उसके बाद फिर आज का लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं मॉड्यूलेशन करता हूँ तो क्या कितने सारे एडवांटेज होते हैं। फिर मैंने उसमें क्या बताया था, पहला एडवांटेज है एंटीना की हाइट रिड्यूस हो जाती है। दूसरा एडवांटेज क्या है, हो जाता है कि अगर सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे हैं तो उसकी मिक्सिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा एडवांटेज क्या बताया था मैंने, वाइड बैंड सिग्नल को नैरो बैंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे वेरिएबल हाइट के एंटीना की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है ना। चौथा मैंने बताया कि जो हमारी जो ट्रांसमिशन रेंज होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है अगर हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं। पांचवा मैंने क्या बताया कि अगर हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं तो जो नॉइस होता है हमारे सिग्नल को कम इफेक्ट कर पाता है ना। और जो छठवा है, छठवा आप लोग बोल सकते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल, मतलब व्हेन वी हैव सेवरल मैसेज सिग्नल एंड वी हैव टू ट्रांसमिट दीज मैसेज सिग्नल इनटू अ सिंगल चैनल एट द टाइम वी आर यूजिंग मॉड्यूलेशन, है ना। तो आज तक की क्लासेस, आज तक के जितने भी लेक्चर में बेटा इतने टॉपिक्स हमने कवर किए,
क्लियर है? तो जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेरिवेशन, फिर जो अपर साइड बेंड होता है, लोअर साइड बेंड होता है, कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है, वो कैसे शिफ्ट होते हैं, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे, है ना? तो और जो भी हमारा, जैसे आज के लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन किया। असल में जब मैं अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का पूरा आप लोगों को यहाँ पे डेरिवेशन बताने चाहूंगा तो डेरिवेशन भी बहुत बड़ा है ना? तो अगर इतने बड़े डेरिवेशन को करने जाऊंगा तो जो मुझे नीड ऑफ नोटेशन बताना था वो नहीं हो पाएगा। ये वाला जो आप लोगों का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये आप लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ेंगे, है ना? जो आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट है वहां पे आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे प्रॉपर्ली। फोरियर ट्रांसफॉर्म में आप फोरियर सीरीज पढ़ेंगे, और भी कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस है वो आप लोग वहां पे पढ़ेंगे। इस कम्युनिकेशन में हम सिर्फ उनका यूज देख रहे हैं। बात समझ में आई? आई थिंक आज के लेक्चर में आप लोगों को जितना कुछ बताना था मैं कवर कर लिया। ठीक है, तो जो अगला लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को स्टार्ट करेंगे, है ना? और आप लोग अटेंडेंस अपने जो भी आप लोगों को गूगल फॉर्म सेंड किया, आप लोग अटेंडेंस उसमें सेंड कर दीजिएगा। अभी साथ में चैट बॉक्स में भी आप लोग अटेंडेंस दे दीजिएगा, ठीक है? मैं अभी चैट बॉक्स में किसी का अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं देख लेता हूँ, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी आज का हम लोग लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है? तो जो अगला लेक्चर रहेगा, अगले लेक्चर में वी विल स्टार्ट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक, थैंक यू सो मच।